दोस्तों हाल ही में मैंने इंटरव्यू विद द वैम्पायर नाम की एक टीवी सीरीज देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एन राइस की नोवेल द वैम्पायर क्रॉनिकल्स पर आधारित है। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 98% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 78%। ये सीरीज इमॉर्टल यूनिवर्स का हिस्सा है जिसका हिस्सा मेफेयर विचेस भी है और मेफेयर विचेस को हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब इंटरव्यू विद द वैम्पायर के पहले सीजन में 7 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 2 वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। यानी आज वाली वीडियो में हम पहले 4 एपिसोड्स की कहानी जानेंगे और अगली वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी जहां हम बचे हुए 3 एपिसोड्स पे बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम है इन थ्रोज ऑफ इंक्रीजिंग वंडर और यहाँ कहानी की शुरुआत में हम डैनियल मोलॉय नाम के एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं जिन्हें लुइस दी पॉइंट डुलैक नाम के एक व्यक्ति से पार्सल आया था। उस पार्सल में हम एक लेटर देखते हैं जो कि एक इनविटेशन लेटर था फ्रॉम डुलैक। साथ ही यहाँ कुछ कैसेट टेप्स थे जिन्हें देख के मोलॉय हैरान हो जाता है। अगले सीन में मोलॉय उन टेप्स को चलाता है जिससे हमें पता चलता है कि बैक इन 1973 मोलॉय ने इस पार्सल सेंडर डुलैक का इंटरव्यू करा था जो कि एक वैम्पायर था। वैम्पायर ने मोलॉय को वापस अपने पास दुबई बुलाया है और मोलॉय उसे विजिट करने का डिसाइड करता है। तो इसके बाद हम मोलॉय और वैम्पायर को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूजुअली हमें वैम्पायर्स एक टिपिकल वे में दिखाए जाते हैं, जैसे उनका स्किन एकदम पेल व्हाइट होगा, लेकिन डुलैक वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रादर डुलैक बिल्कुल एक आम इंसान की तरह था विद डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड कर्ली हेयर्स। और इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि डुलैक अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन का है। खैर इनकी बातचीत से हम ये समझ पाते हैं कि मोलॉय ने अपनी 1973 वाली इंटरव्यू स्टोरी दुनिया को नहीं बताई थी और इस बात से डुलैक नाखुश था। यही वजह है कि डुलैक वापस अपना इंटरव्यू देना चाहता था ताकि इस बार मोलॉय उसकी कहानी को एज बुक पब्लिश करे। इनफैक्ट मोलॉय इसके लिए मान भी जाता है। तो यहाँ से हम वैम्पायर लुइस पॉइंट डुलैक के पास्ट लाइफ स्टोरी के बारे में जान पाते हैं जो कि हमारी मेन स्टोरी है। तो कहानी 1910 के न्यू ऑर्लिन्स में शुरू होती है जब डुलैक एक नॉर्मल ह्यूमन था और वो रेड लाइट एरिया में एज पिंप काम करता था। इससे पहले डुलैक के पिता का शुगर प्लांटेशंस था, लेकिन पिता की मौत के बाद डुलैक को यह धंधा करना पड़ रहा था। वहीं डुलैक का भाई पॉल जीसस में बहुत मानता था और इसीलिए वो डुलैक के काम को पाप मानता था। ऐसे में एक दिन डुलैक और पॉल के बीच मिडिल ऑफ द स्ट्रीट में ही लड़ाई हो जाती है और तभी एक वैम्पायर की नजर डुलैक पे पड़ती है। इस वैम्पायर का नाम था लेस्टैट लायन काउंट और हम लेस्टैट को उसी रेड लाइट एरिया में एक बार में बैठा पाते हैं। लेस्टैट यहाँ लिली नाम की लड़की के साथ बैठा था जिसे डुलैक पसंद करता था। इवेंचुअली हम रियलाइज करते हैं कि लेस्टैट को लिली से ज्यादा डुलैक में इंटरेस्ट था और वो डुलैक से दोस्ती करना चाहता था। खैर अगले दिन हम डुलैक को बार में कुछ अमेरिकन के साथ पोकर खेलते हुए देखते हैं और यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि डुलैक इकलौता ब्लैक पर्सन था और हालांकि उसे सबके साथ बैठने दिया गया था फॉर द गेम, लेकिन सभी व्हाइट लोग उसे अपने से नीचे मान रहे थे। ये कहीं ना कहीं 1910 के टाइम के अमेरिकन स्टेट को दर्शाता है जब रेसिज्म काफी प्रेवलेंट था। अब उस टेबल पे लेस्टैट भी था और गेम के बीच में लेस्टैट सभी को हिप्नोटाइज कर देता है एक्सेप्ट डुलैक। इसके बाद लेस्टैट डुलैक से कहता है कि उसे न्यू ऑर्लिन्स में सेटल होने के लिए डुलैक की मदद चाहिए। इसके बदले में लेस्टैट डुलैक को एंजॉय करवाएगा और उसे वो रिस्पेक्ट गेन करवाएगा जो डुलैक डिजर्व करता है, लेकिन उसे मिलती नहीं। डुलैक इस प्रस्ताव को मान लेता है और इसके बाद से डुलैक और लेस्टैट दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों साथ में काफी वक्त बिताने लगते हैं एंड इट वाज क्लियर कि लेस्टैट को डुलैक से प्यार हो गया था। खैर एक दिन डुलैक लेस्टैट को अपने घर डिनर पे इनवाइट करता है और यहाँ डुलैक का भाई पॉल लेस्टैट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। इनफैक्ट डुलैक और पॉल सबके सामने ही जीसस के बारे में आर्ग्यू करने लग जाते हैं जिससे डिनर टेबल का माहौल खराब हो जाता है। हम इस दौरान लेस्टैट के पास्ट के बारे में भी जान पाते हैं जहां उसका बचपन उतना अच्छा नहीं बीता था बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट फादर एंड ब्रदर। अब डिनर का माहौल तो खराब हो ही गया था और ऐसे में डुलैक लेस्टैट को उसके घर छोड़ने जाता है। यहाँ लेस्टैट डुलैक को अपने घर के अंदर बुलाता है जहाँ लेस्टैट, डुलैक और लिली इंटीमेट होते हैं। लेस्टैट यहाँ लिली को ट्रिक
ट्रिक करके सुला देता है, जिसके बाद ड्यूलैक और लेस्टैट इंटीमेट होते हैं। यहाँ लेस्टैट ड्यूलैक के गर्दन को बाइट कर लेता है एज ए काइंड ऑफ मार्किंग, और इस बात को ड्यूलैक समझ नहीं पाता। यहाँ शायद ड्यूलैक को ये रियलाइज हो गया था कि वो होमोसेक्सुअल है, और इसी एम्बैरेसमेंट में वो लेस्टैट के घर से निकल लेता है, डिसाइडिंग कि वो लेस्टैट से दोबारा कभी नहीं मिलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ड्यूलैक की बहन ग्रेस की शादी में आता है, जहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हम ड्यूलैक को सबके साथ बॉन्ड करते हुए देखते हैं एंड ही वाज रियली वेरी हैप्पी। तो वेडिंग के बाद ड्यूलैक और उसका भाई पॉल सनराइज देखने अपने घर के छत पे जाते हैं, और यहाँ वो कई टॉपिक्स पे बात करते हैं। पॉल ड्यूलैक से कहता है कि लेस्टैट एक डेविल की तरह है, जिससे ड्यूलैक को दूर रहना चाहिए। अब ऐसा कहने के ठीक बाद पॉल एकदम से रूफ के एज पे जाता है और वहां से कूद के खुद को खत्म कर लेता है। अब हमें ये तो नहीं बताया जाता कि पॉल ऐसा क्यों किया, लेकिन कहानी की शुरुआत से ही पॉल पूरी तरह नॉर्मल नहीं था। I mean, वो काफी डिल्यूजनल था और खुद से बातें करता रहता था। पॉल को कभी कभी विस्पर्स भी सुनाई देती थी, तो हो सकता है इन्हीं कारणों की वजह से पॉल ऐसा कदम उठाया। इनकेस आप सोच रहे हो कि इसमें लेस्टैट का किसी भी तरह से हाथ है, तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑथर खुद इस बात को क्लियर करी है कि लेस्टैट का पॉल की मौत में कोई हाथ नहीं था। खैर, अब ड्यूलैक अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है, और यहाँ उसकी माँ ड्यूलैक पे ही दोष डालती है, सेइंग कि ड्यूलैक ही पॉल को कुछ हर्टफुल कहा होगा, जिससे पॉल ऐसा कदम उठाया। ऐसे में ड्यूलैक अब बहुत अकेला फील कर रहा होता है, पर उसे न जाने क्यों अपने कानों में लेस्टैट की आवाज सुनाई देने लगती है, who was saying come to me। ड्यूलैक इससे बहुत परेशान हो जाता है, और ऐसे में वो सीधा लिली के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लिली 2 हफ्ते पहले मारी जा चुकी है। इसके बाद ड्यूलैक चर्च पहुंचता है टू कन्फेस ऑल हिज सिंस, लेकिन लेस्टैट चर्च पहुंच के दोनों फादर्स को मारकर उनका खून पी जाता है। ये सब देख ड्यूलैक डर जाता है, पर लेस्टैट उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर किसी को तुम्हारी कदर नहीं है। ऐसे में तुम मेरे पास आओ एंड आई विल गिव यू द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। अब क्योंकि ड्यूलैक अकेला था, वल्नरेबल था, और कहीं ना कहीं लेस्टैट से प्यार करता था, इसीलिए वो लेस्टैट के प्रस्ताव को मान लेता है, और लेस्टैट उसे एक वैम्पायर में तब्दील कर देता है। दोस्तों, हमें यह भी पता चलता है कि लिली को लेस्टैट ही मारा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम लिली एक प्रोस्टिट्यूट वाली भद्दी जिंदगी जी रही थी, जिससे बेहतर तो मौत ही होगी। यहाँ ये भी रीजन हो सकता है कि लेस्टैट ड्यूलैक को पूरी तरह से अकेला कर देना चाहता था, ताकि ड्यूलैक उसके पास ही आए। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। तो सेकंड एपिसोड का नाम है आफ्टर द फैंटम्स ऑफ योर फॉर्मर सेल्फ, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्यूलैक के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं फ्रॉम ए ह्यूमन टू ए वैम्पायर। ड्यूलैक के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ गए थे, लाइक हाई लेवल ऑब्जर्वेशन, हल्की फुल्की आवाज को भी दूर से सुन लेना, लोगों के दिमाग को पढ़ लेना, वगैरह वगैरह। ड्यूलैक ये सब पावर्स एंजॉय करने लगता है, और लेस्टैट उसे शिकार करना भी सिखाता है। ये दोनों एक बार में जाकर एक आदमी को उठा ले आते हैं ताकि उसका खून पी सके। ड्यूलैक अपनी प्यास बुझाने के लिए इस आदमी का पूरा खून पी जाता है, लेकिन ये सब होने के बाद ड्यूलैक को कहीं ना कहीं बुरा फील होता है, क्योंकि वो एक इनोसेंट आदमी को मार गिराया था। ऐसे में ड्यूलैक वापस घर जाने लगता है, और घर जाते वक्त सवेरा हो जाता है, और सनलाइट के आते ही ड्यूलैक बुरी तरह जलने लग जाता है। ड्यूलैक किसी तरह बच के लेस्टैट के पास वापस आता है, और इस पॉइंट पे ड्यूलैक डिसाइड्स कि वो लेस्टैट के साथ ही रहेगा। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ ड्यूलैक जर्नलिस्ट से बातें करते हुए लंच कर रहा होता है, और ड्यूलैक यहाँ एक ब्लड पाउच से खून पीता है। इसके बाद ड्यूलैक एक स्मॉल फॉक्स का खून पीता है। इनफैक्ट वो एक आदमी का भी खून पीता है, जिसे वो मारता नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से उसका खून पी रहा था। बदले में शायद ड्यूलैक उस आदमी की देखभाल करता हो, फाइनेंशियली और इन सम अदर वे। बेसिकली ड्यूलैक अब रैंडमली हंट नहीं करता, क्योंकि उसे आज भी ये बात याद थी कि कैसे वो एक इनोसेंट इंसान की जान लिया था। खैर, यहाँ से कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहाँ हम कुछ इंसिडेंट्स देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ड्यूलैक अपनी माँ से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ वो अपनी बहन से भी मिलता है, एंड शी वाज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। इसके पैरेलल में ड्यूलैक एक व्हाइट मैन के साथ शहर में बिजनेस स्टार्ट करता है। इनफैक्ट वो एक चीफ आर्किटेक्ट से प्रोजेक्ट डिस्कस भी करता है। ये आर्किटेक्ट एक रेसिस्ट व्हाइट मैन था, और इसी फ्रस्ट्रेशन में ड्यूलैक इस आदमी को मार देता है। ऐसे में लेस्टैट ड्यूलैक पे भड़कता है, क्योंकि ड्यूलैक की ये हरकत इन्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। ड्यूलैक भी लेस्टैट की बात से अग्री करता है। इनफैक्ट उसे थोड़ा बुरा भी लगता है। खैर, काफी समय बाद ड्यूलैक वापस अपनी बहन के घर जाता है, जहां उसकी बहन के ट्विंस बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। इनफैक्ट बहन थर्ड चाइल्ड से भी ब्लेस हुई थी। ग्रेस ड्यूलैक के हाथ में अपना बच्चा सौंपकर नीचे किसी काम से चली जाती है, और यहाँ ड्यूलैक को अर्ज होता है कि वो उस बच्चे का खून पी जाए, क्योंकि बच्चे का खून काफी वार्म एंड फ्रेश होता है। ये सीन काफी टेंस्ड हो जाती है, लेकिन ड्यूलैक समहाउ अपने डिजायर को सप्रेस करता है ताकि वो बच्चे को मार न दे। ये बात कहीं ना कहीं ड्यूलैक को एक सदमे की तरह लगती है, और ड्यूलैक खुद को एक टेरिबल पर्सन मानने लग गया था। इसके बाद लेस्टैट एंड ड्यूलैक डिसाइड करते हैं कि वो लोग सब कुछ से ब्रेक लेके रोम विजिट करेंगे, क्योंकि लेस्टैट को सिंगिंग एंड ओपेरा का बहुत
बहुत शौक था। इस जर्नी के दौरान ड्यूलैक लेस्टैट का सर्वेंट बनने का नाटक करता है ताकि ये लोग किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके। तो आगे ये दोनों ओपेरा सुन रहे होते हैं और इन परफॉर्मेंस के दौरान लेस्टैट को मेल सिंगर पे गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगर कई बार ऑफ नोट जा रहा था और इस छोटी सी बात के लिए लेस्टैट इस मेल सिंगर को मारने की ठान लेता है। ऑफ कोर्स ड्यूलैक को ये सही नहीं लगता, लेकिन वो लेस्टैट से कुछ कहता भी नहीं है। तो उस रात लेस्टैट उस सिंगर को अपने कमरे में ये बहाना देके बुलाता है कि वो सिंगर को कुछ नोट्स प्रैक्टिस करवाएगा, और जब सिंगर आता है तो लेस्टैट उसका खून पी के उसे मार डालता है। ये भयावह दृश्य ड्यूलैक को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ऐसे में ड्यूलैक की लेस्टैट से बहस हो जाती है। ड्यूलैक की मोरालिटी अब उससे सवाल करने लग गई थी कि उनका ये हंट करना कहां से कहां तक जायज है। इसी पॉइंट पे सेकंड एपिसोड खत्म हो जाती है। अब तीसरे एपिसोड का नाम है इज माई वेरी नेचर दैट ऑफ अ डेविल, और इस एपिसोड की शुरुआत में हम ड्यूलैक और लेस्टैट को पार्क बेंच पे बैठे बात करते देखते हैं और इनकी डिस्कशन यही थी कि वैम्पायर्स का इनोसेंट लोगों को अपनी सर्वाइवल के लिए मारना कहां से कहां तक जस्टिफाइड है। ड्यूलैक ऑफ कोर्स इसको सही नहीं मानता था, वहीं लेस्टैट के हिसाब से हंटिंग एक आर्ट की तरह है। ऐसे में ड्यूलैक फाइनली कहता है कि एटलीस्ट हम एक काम कर सकते हैं कि हम उन्हीं लोगों को हंट करेंगे जो कि एनी हाउ बुरे लोग हैं एंड दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। इस पे लेस्टैट आर्ग्यू करता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन। लेस्टैट ऑफ कोर्स इस आइडिया से उतना ओके नहीं था, स्टिल वो उसे ट्राई करने का सोचता है। नाउ सुनने में भले ये आइडिया एकदम सही है, लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोरालिटी बेसिस पे ये जज करना कि कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट, वेल ये काफी डिफिकल्ट चॉइस होता है। सो इट वाज क्लियर कि लेस्टैट तो रैंडमली ही हंट करेगा और ड्यूलैक उसे रोक नहीं सकता। इसलिए ड्यूलैक डिसाइड्स कि एटलीस्ट वो हंट नहीं करेगा और सर्वाइवल के लिए छोटे एनिमल्स को हंट करेगा, लाइक कैट्स, रैट्स, फॉक्सेस वगैरह वगैरह। आगे कहानी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां हम ड्यूलैक और लेस्टैट के चीटिंग एंड हार्ट ब्रेक वाले मोमेंट्स को भी देखते हैं, लेकिन मैं इन मोमेंट्स को विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मोस्टली ड्रामा है एंड मेरा फोकस मेन स्टोरी लाइन या फिर हॉरर एलिमेंट्स पे रहेगा। खैर आगे हम एक इंपॉर्टेंट सीन देखते हैं जहां हम जान पाते हैं कि पास्ट का जो इंटरव्यू हुआ था, यानी 1973 वाली इंटरव्यू, उसमें ड्यूलैक ने करंट इंटरव्यू से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग बातें करी थी। जी हाँ, पास्ट में ड्यूलैक खुद को एज विक्टिम बताया था जो कि लेस्टैट के चंगुल में फंस गया था, मतलब लेस्टैट एक बुरा वैम्पायर था। लेकिन इस प्रेजेंट इंटरव्यू में ड्यूलैक लेस्टैट को अपना लव ऑफ लाइफ, सोलमेट एंड मेंटोर बता रहा था, यानी लेस्टैट के बारे में अब वो अच्छी बातें बोल रहा था। ऐसे में जर्नलिस्ट ड्यूलैक से पूछता है कि क्या ये इंटरव्यू स्टेज्ड है, मतलब क्या तुम जानबूझ के अपने और लेस्टैट के नाम को क्लीन करने के लिए ये सारी बातें कह रहे हो। इसके जवाब में ड्यूलैक कहता है कि पास्ट में उससे गलती हो गई थी जहां वो सब कुछ रिहर्स करके बोला था ताकि वो लेस्टैट का नाम खराब कर सके, लेकिन अब ड्यूलैक को इतना समझ आ गया है कि उसे सच बोलना चाहिए और इसीलिए प्रेजेंट इंटरव्यू में वो सिर्फ सच बोल रहा है। यह सुनकर जर्नलिस्ट अपने पुराने कैसेट टेप्स को डस्टबिन में डाल देता है, विच इंडिकेट्स कि जर्नलिस्ट ड्यूलैक को कंप्लीटली ट्रस्ट करता है। ऑल्दो यहाँ हम व्यूअर्स के लिए सोचने वाली बात ये जरूर है कि ड्यूलैक ऐसा क्यों किया था, मतलब पास्ट में वो झूठ क्यों बोला था। मूविंग ऑन, ड्यूलैक आगे बताता है कि एक रात वो अपनी बहन के घर जाता है ताकि वो अपनी बहन के बच्चों से मिल सके और उन्हें प्रेजेंट्स दे सके। दोस्तों यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ड्यूलैक अब तक टाउन में काफी फेमस एंड वेल्दी हो गया है और वो जिस बार में पोकर खेलने जाता था ना, उसने उसको खरीद भी लिया है। वैसे इस सब चक्कर में ड्यूलैक अब अपनी फैमिली से न के बराबर मिलता है, जिससे ड्यूलैक की माँ और बहन बहुत नाराज हैं। खैर जब ड्यूलैक अपनी बहन ग्रेस के घर जाता है तो उसकी माँ ड्यूलैक को डेविल कह के संबोधित करती है, जिससे ड्यूलैक का दिल टूट जाता है। इनफैक्ट यहाँ ड्यूलैक को बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता और इस फ्रस्ट्रेशन में ड्यूलैक घर का दरवाजा को किक करता है, जिससे मेन एंट्रेंस ही टूट जाता है। ड्यूलैक का ऐसा रूप देख सभी लोग डर जाते हैं और ड्यूलैक भी शर्मिंदगी में वहां से निकल लेता है। इस सीन से क्लियर था कि ड्यूलैक की फैमिली अब उसके अगेंस्ट थी, यानी इस दुनिया में लेस्टैट के सिवाय ड्यूलैक का अब कोई नहीं बचा था। यहाँ ड्यूलैक घर आके लेस्टैट से भी लड़ता है, सेइंग कि लेस्टैट ही उसे वैम्पायर बनाया, जिस वजह से ड्यूलैक का भाई, उसकी बहन, इनफैक्ट उसकी पूरी फैमिली उससे छिन गई है। खैर सीन चेंज होकर कुछ और टाइम आगे जाता है जहां हम जान पाते हैं कि ड्यूलैक की बार अब बंद होने के कगार पे है। ड्यूलैक इससे काफी चिंतित होता है और उसे ऐसा लगने लगा था कि शहर के व्हाइट लोग उसके खिलाफ होकर उसे टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ रेसिज्म हो रहा है। इसी दौरान ड्यूलैक के क्लब में उसकी एक अमेरिकन आदमी से बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपने बार के बाहर नो व्हाइट्स अलाउड का बोर्ड लगा देता है, मतलब सिर्फ कलर्ड पीपल अलाउड है। नाउ ऑफ कोर्स दिस वाज अ बिट टू मच, जिससे सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। इनफैक्ट पुलिस भी आके ड्यूलैक का बार बंद करवा देती है। ड्यूलैक को लगता है कि ये सब उस व्हाइट मैन की वजह से हुआ है और ऐसे में ड्यूलैक डिसाइड करता है
कि वो उस व्हाइट मैन को हंट करेगा। तो उस रात ड्यूलैक उस व्हाइट मैन के घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो ना सिर्फ उस आदमी को मारता है बल्कि उसके कटे फटे शरीर को टाउन में पब्लिक डिस्प्ले पे लगा देता है। और यहाँ उसने साइन बोर्ड भी डाल दिया था विच वाज सेइंग व्हाइट ओनली। इसका परिणाम ये होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी के बीच दंगा फसाद शुरू हो जाता है, जिसमें पूरा शहर जलता है। इस पॉइंट तक ड्यूलैक को अपनी गलती समझ आ गई थी और शायद इसीलिए वो लोगों को बचाने शहर में दौड़ पड़ता है, लेकिन अंततः वो सिर्फ क्लॉडिया नामक एक छोटी बच्ची को बचा पाता है और तीसरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब फोर्थ एपिसोड का नाम है द रूथलेस परसूट ऑफ ब्लड विथ ऑल अ चाइल्ड्स डिमांडिंग। इस एपिसोड में कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां जर्नलिस्ट को बताया जाता है कि ड्यूलैक आज रेस्ट कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन जर्नलिस्ट उसका लाइब्रेरी कम आर्काइव देख सकता है जहां उसे क्लॉडिया के विषय में और जानने को मिलता है। तो यहाँ से हम ड्यूलैक की कहानी क्लॉडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो क्लॉडिया को आग से बचाने के बाद ड्यूलैक उसे अपने मैंशन पे लेके आता है। क्लॉडिया यहाँ जिंदा तो थी लेकिन वो बुरी तरह से जल चुकी थी। ऐसे में ड्यूलैक लेस्टैट से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्लॉडिया को मरने से बचा ले बाय मेकिंग हर अ वैम्पायर। लेस्टैट यहाँ ऐसा करने से हेजिटेट कर रहा था, लेकिन ड्यूलैक की बुरी मेंटल कंडीशन को देख वो मान जाता है। बस फिर क्या था, लेस्टैट क्लॉडिया को वैम्पायर बना देता है और हम भी उसे ऐसा होते देख पाते हैं। खैर तो अब क्योंकि क्लॉडिया छोटी थी, ड्यूलैक उसे अपनी बच्ची की तरह पालने लग जाता है। ड्यूलैक के लिए क्लॉडिया ही सब कुछ थी। इनफैक्ट लेस्टैट भी क्लॉडिया को अपना लिया था, यानी देखा जाए तो अब ये काइंड ऑफ 3 लोगों की फैमिली बन गई थी। अब ड्यूलैक और लेस्टैट मिलकर क्लॉडिया को हंट करना सिखाते हैं एंड टू आवर सरप्राइज क्लॉडिया इस नई लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इनफैक्ट वो लोगों को हंट करने में काफी रूथलेस थी। हम व्यूअर्स ये भी क्लियरली समझ पाते हैं कि क्लॉडिया के आने से इन दोनों की जिंदगी में एक नई खुशी आ गई है। ड्यूलैक, क्लॉडिया और लेस्टैट एक साथ रहते, खेलते कूदते, हंसी मजाक करते और आराम से अपना जीवन जीने लगे। जहां ड्यूलैक क्लॉडिया को मोरालिटी, वर्च्यूज एंड पेशेंस जैसी अच्छी बातें सिखा रहा था, वहीं लेस्टैट उसको रोमांस एंड इंटीमेसी वगैरह सिखा रहा था। क्लॉडिया दोनों के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन किसे पता था कि ये सब तूफान से पहले की शांति थी। तो एक दिन क्लॉडिया हंट के दौरान एक कपल को इंटीमेट होते देखती है और उसे तब समझ आता है कि ये लव एंड रोमांस क्या है। ऐसे में जल्दी क्लॉडिया को अपने शहर के एक यंग कार्टमैन से प्यार हो जाता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली और क्लॉडिया छुप छुप के मिलने लगते हैं एंड डेट्स वगैरह पे जाने लगते हैं। एक शाम जब क्लॉडिया और चार्ली इंटीमेट होते हैं तो अनजाने में क्लॉडिया चार्ली के नेक को बाइट कर लेती है, जिससे चार्ली की मौत हो जाती है। क्लॉडिया को यह समझ ही नहीं आता कि वो अपने लाइफ के फर्स्ट लव को ऐसे कैसे मार सकती है और इसी थॉट के कारण क्लॉडिया को काफी गिल्ट होता है। क्लॉडिया यहाँ लेस्टैट से रिक्वेस्ट करती है कि आप चार्ली को भी एक वैम्पायर बना दो, लेकिन लेस्टैट क्लियरली कहता है कि वो जिंदा लोगों को ही वैम्पायर बना सकता है, ना कि ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी मर गए हैं। तो यस, न चाहते हुए भी क्लॉडिया को अपने लवर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना पड़ता है, विच वाज ब्रूटल। ऐसे में क्लॉडिया डिसाइड्स कि उसका जीना भी व्यर्थ है और इसीलिए वो सनलाइट में जाने का डिसाइड करती है। हम देखते हैं कि क्लॉडिया अपना हाथ सनलाइट में डालती है, जिससे उसकी हाथ जलने लग गई थी और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंटरव्यू विद द वैम्पायर टीवी सीरीज की पहली 4 एपिसोड्स की कहानी। और यहाँ हमारे मन में अब भी कई सवाल हैं, लाइक क्लॉडिया का क्या हुआ, क्या वो बच पाई, इनफैक्ट आगे ड्यूलैक और लेस्टैट का क्या हुआ। वेल, इन सवालों के जवाब आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगी, जो कि 1-2 दिन के अंदर ही आने वाली है और वहां हम इंटरव्यू विद वैम्पायर सीजन 1 के आखिरी 3 एपिसोड्स पे बातें करेंगे। वैसे अब तक आप लोग इस बात को जरूर समझ गए होंगे कि इस सीरीज में हॉरर के साथ साथ ड्रामा, रोमांस, रेसिज्म, LGBTQ और ऐसी विभिन्न टॉपिक्स को टच किया गया है। मैंने पर्सनली इनको इग्नोर करते हुए मेन स्टोरी लाइन पे फोकस किया है एंड द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज बिकॉज ये सीरीज इमॉर्टल यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें मेफेयर विचेस भी आती है। जी हाँ, यहाँ भी मोस्टली हम टेलामास्का ग्रुप को देख पाएंगे, सीजन 1 में तो नहीं, सीजन 2 में शायद, और मेफेयर विचेस का भी सीजन 2 जल्द आने वाला है, जिसे प्रॉपरली समझने के लिए हमें पूरे यूनिवर्स की कहानी जाननी होगी। इनफैक्ट इंटरव्यू विद द वैम्पायर की तो ऑलरेडी 2 सीजन्स आ गई है। जो भी है, अगली वीडियो जल्द ही आएगी और अगर इन दोनों वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।